हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 पोस्ट वर्ल्ड वार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग का कंटिन्यूसली डिमांड आ रहा था हिस्ट्री का, वो हमने आपके लिए पूरा कर दिया। ज्योग्राफी का जो डिमांड था वो भी हमने आपके लिए पूरा कर दिया। अब आप लोग का जो डिमांड था यार पॉलिटिकल साइंस का भी लेके आ जाओ, तो यार शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। आज पहला लेक्चर होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन आज का वीडियो जो है वो आपका होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और साथ ही में आप लोग के लिए जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में चेक करते रहो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं कि सर आगे के चैप्टर्स कब आएंगे। यार ऑलरेडी सब चीज बने हुए हैं, सब चीज बने हुए हैं। साइंस एंड मैथ्स का तो 100% बना हुआ है, पहले से अपलोड करके रखा हुआ है हर चैप्टर्स का। आप जाओ चेक करो, मिल जाएंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी जितने हमारे बन चुके हैं लगभग बहुत सारे चैप्टर्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। देखो ये जो चैप्टर है आपका, अब नाम से थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही जाता है हमको कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है वर्ल्ड वॉर के बाद में। प्री का मतलब होता है, अगर ऐसा होता प्री वर्ल्ड वॉर होता, यानी वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके पहले क्या हुआ था। तो लेकिन ये क्या पूछा है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है वर्ल्ड वॉर के बाद में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुआ, यानी कि जो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस आई, ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज तक जितने भी चीजें हमने सिविक्स में पढ़ाई, क्योंकि 9th में आ गए तो पॉलिटिकल साइंस ही आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। इसके पहले 8th तक आपने सिविक्स पढ़ाई किया था। तो सिविक्स में जो भी आपने पढ़ा था वो बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कौन कौन से वर्किंग सिस्टम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, प्रोविजंस क्या होता है, ये सभी चीज बहुत सारे आपने देखा था, पार्लियामेंट्री सेशन वगैरह ये सब चीज देखा था। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल साइंस अभी आप पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस है एज कंपेयर टू सिविक्स। वही चीज है, पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने की फोकस होती है यहां पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और ज्योग्राफी वगैरह और हिस्ट्री वगैरह तो आप पढ़ते ही हो। हिस्ट्री पढ़ के आपको आइडिया मिलता है कि कौन कौन सी चीजें पुराने जमाने में हुई थी, उसका क्या ताल्लुक है आज के डेट से, और क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो सब चीज बताता है। ज्योग्राफी हमें बताता है कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल चीजें के हिसाब से डिस्कवरीज हुई, लैंड कौन से हैं, कौन से एरिया है, कौन सी कंट्रीज है, अलग अलग इरिगेशन हो गए, डेवलपमेंट्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है आपके साथ, ठीक है ना। तो यही सब चीज हमें बताते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटिक्स इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि हर चीज पॉलिटिक्स में आता है, यानी कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम है तो ही हमारा इंडिया है, या फिर इंडिया की मैं बात नहीं करूंगा, या फिर मतलब जितने भी कंट्रीज हो गए ना, हर एक चीज है। यानी कि मेन मुद्दा क्या हो गया अभी? गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सेशन, ये सभी चीज जो है वो मेन चीज आ गया। और इसीलिए पॉलिटिक्स की जानकारी रखना और पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एक आम इंसान के लिए भी, क्योंकि अगर उसको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो नॉर्मली क्या करेगा, अपना सिर्फ कमाएगा, खाएगा एंड वो जिंदगी जिएगा। लेकिन अगर उसको कुछ इंटरफेरेंस करना है, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे यार ये गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती है, अरे यार ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी काम करती है। तो यानी कि क्या है, आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता होता, यानी कि कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, जीरो नॉलेज होता है, एंड दे आर सेइंग दैट अरे यार ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। एंड कोई गवर्नमेंट अगर वाकई में अच्छा काम कर रही होगी तो वो बोलते हैं नहीं यार ये खराब काम कर रही है, कुछ खराब काम कर रहे होते तो बोलते हैं नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही है। कुछ लोग ब्लाइंडली हो जाते हैं ना, एकदम अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, यार ये नहीं, इसने बोल दिया मतलब बात खत्म, ये वाले मिनिस्टर ने बोल दिया मतलब हो गया, हमारे पीएम ने जो चीज बोला वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। पहले यार ये जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से वैरी करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजंस जो बनाए गए हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है? ये सभी चीज आपको भी जानकारी होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड ये चैप्टर्स। और आगे आगे जितना आप स्टडी करोगे उतना आपको समझ में आएंगे। पॉलिटिकल साइंस में करियर भी होता है, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैं कुछ अलग से इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस बना दूंगा कि करियर आप कौन सा कर सकते हो। JR टॉक्स जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर हम बना सकते हैं, तो ठीक है। तो इसी बात पे अगर आपने JR टॉक्स को विजिट नहीं किया है, चैनल को जरूर जाके देख लेना, हमारा सेकंड चैनल है जिसमें हम आपके लिए करियर वाले वीडियोस डालते हैं, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। तो वही सब चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, यानी कि कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने जस्ट यार 10 दिन पढ़ लिया एंड खत्म हो जाएगा। बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और एक और चीज ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री अकेले के दम पे नहीं सर्वाइव कर सकती,
जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज के लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, क्यों? क्योंकि वहां के सिस्टम वो सीखते थे, कल्चर सीखते थे, वहां से ट्रेड करते थे। और कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ जितने भी कंट्रीज होते हैं कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हम थोड़ा सा इंडिया इंडिया की बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? एक टॉपिक भी आएगा जिसका नाम है इंटरडिपेंडेंस, ठीक है ना? एक टॉपिक आएगा वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक चीज समझ लो यहाँ पे कि जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करती है, व्यापार करती है। कहीं ना कहीं एक कंट्री दूसरे के साथ रिलेशन इसलिए बनाती है कि वो मुझे, जब मेरा स्थिति खराब हो जाएगा तो वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, वो मुझे सपोर्ट कर सकता है। अगर मेरा मेरा किसी के साथ लड़ाई हो गया, वर्ल्ड वॉर टाइप हो गया कुछ समझ लो, ठीक है ना, वॉर लेवल पे हो गया, तो वो मुझे सपोर्ट कर सकता है। कोल्ड वॉर के टाइम वो सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज जिसमें हमें किसी और का साथ लगेगा। दैट्स वाई हम जो है एक दूसरे से रिलेशन अच्छा बना के रखते हैं, और ये सभी चीज पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है? हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस क्या होता है और किस प्रकार ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें हेल्प करता है, और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करना, ये हम लोग स्टडी करेंगे यहां पे, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक जो है आज के लिए वो है इंटरडिपेंडेंस, ठीक है? अब ये टॉपिक है क्या? अब जैसे कि नाम से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, इंटरडिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना। तो कहने का मतलब ये, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर समझ लो कि आपकी जो लड़ाई है, हमारी जो इंडिया की लड़ाई है, लेट्स सपोज चाइना के साथ हो गई, ठीक है? तो क्या होगा? चाइना हमसे ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी वाले हथियार, टेक्नोलॉजी वाले जो चीजें हैं वो हमसे ज्यादा है उनके पास, ठीक है? तो अगर इंडिया की लड़ाई चाइना से होती है तो हो सकता है हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो जाए, इकोनॉमिकल वाइज, या फिर हम लोग टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए। तो यानी कि अगर हम अकेले लड़ने जाएंगे चाइना से तो हो सकता है, मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, हो सकता है, हमें पूरे आर्मी के ऊपर हमारे पूरे भरोसा है, लेकिन हमें एक चीज से भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमारे जो आर्मी या फिर जो भी डिफेंस सिस्टम है वो थोड़े से वीक है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना के पास बहुत ज्यादा एकदम बड़े वाले टेक्नोलॉजी वाले हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार वगैरह हैं, ठीक है ना? और अगर हम चाइना से डायरेक्टली लड़ाई करने जाते हैं तो हो सकता है हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम चाइना के साथ लड़ाई करने जाते हैं तो मैं अगर यूएसए को साथ में लेके चलूं, क्योंकि यूएसए क्या है, हमारा फ्रेंड है, अमेरिका जो है भारत का फ्रेंड है, इंडिया का फ्रेंड है। तो अगर मैं यूएसए के साथ बोलूं चल हम चाइना के पास जाएंगे और लड़ाई करेंगे, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करो आप लोग कि अगर ऐसा हुआ कि हम यूएसए को साथ में लेके चाइना के ऊपर अटैक कर देंगे तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली हम लोग जीतेंगे, यानी यूएसए और इंडिया का जो जोड़ी होगा वही जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि हमारे पास अब डबल पावर हो जाएगा, यूएसए जो सबसे पावरफुल है और हम इंडिया जो कि थोड़ा पावरफुल, अच्छा पावरफुल है, यानी लगभग 4 to 5 में आ ही जाता है पोजीशन के वाइज देखा जाए तो, ठीक है ना? तो हम भी पावरफुल है, हम भी किसी से कम नहीं है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो चाइना तो हार ही जाएगा। करेक्ट है? यानी कि अगर हमने यूएसए के साथ रिलेशन नहीं बनाया होता तो क्या हम चाइना के ऊपर अटैक कर पाते यूएसए के साथ मिलके? नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी कंट्री के लिए किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि इन शॉर्ट कि हमारे कंट्री को किसी न किसी अदर कंट्री के साथ, किसी के अदर कंट्री के लिए डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे हम जब छोटे होते हैं, करेक्ट है, आप सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि हम जब छोटे होते हैं तो हर काम के लिए हम अपनी मम्मी और पापा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि यार हम जब छोटे होते हैं, जूनियर सीनियर में होते हैं, पहली दूसरी में होते हैं, तो हमारे मम्मी पापा हमको स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं, हमारी मम्मी हमको खाना बना के खुद अपने हाथ से खिलाती है, क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हमें वो खाना खुद से खिलाया जाए, खा जाए, ठीक है ना? तो इसके लिए हमारे माँ बाप हम पे क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इन शॉर्ट हम किसके ऊपर डिपेंड है, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार कंट्रीज भी जो होती है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की वजह से हो, डिफेंस की वजह से हो। तो एक एग्जांपल ये दे दिया मैंने। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे ने इंडिया ने राफेल, ठीक है ना, राफेल क्या है आपको पता होगा, ये एक एयरफोर्स का विमान बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, फाइटर प्लेन, ठीक है ना, फाइटर पायलट्स जो होते हैं वो इसमें इसको उड़ाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा एयरफोर्स का बहुत ही आधुनिक हथियार है। तो हमने ये जो राफेल है ना, ये हम इंडिया में नहीं बना सकते थे, बिकॉज वी डोंट हैव ए टेक्नोलॉजी कि हम राफेल को खुद बना पाए, ठीक है ना, इतना एडवांस नहीं हुआ है अभी। तो हमने इसको कहां से खरीदा? फ्रांस से खरीदा। ये सब करंट अफेयर्स वाली चीजें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, अभी आप जो पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीज तो लिखा नहीं है बुक में, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। तो राफेल हमने खरीदा, यानी फ्रांस से खरीदा। अब क्यों खरीदा यार? अगर हम पे बाई चांस कोई और दूसरा कंट्री अटैक कर ले, लेट सपोज चाइना आके हम पे अटैक कर दिया, चाइना आके मतलब इंडिया पे अटैक कर दिया, तो यार हमारे पास तो कुछ एकदम तगड़े वाले
प्लेन नहीं है, फाइटर प्लेन्स है ही नहीं, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो इसीलिए हमने राफेल को मंगवाया कि यार उसको पता चलेगा तो वो भी डरा रहेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? उसको पता चलेगा कि हमारे पास राफेल है तो वो भी थोड़ा सा डर के रहेगा कि यार नहीं यार, हमने अटैक किया तो ये उल्टा अटैक कर देगा, राफेल से हमारी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो हमने क्या फायदा उठाया? क्योंकि हमने अपना जो डिपेंडेंसी था वो फ्रांस के ऊपर बोला, और फ्रांस को बोला कि यार आप हमको अपना हथियार दे दो, हम आपको बदले में पैसे दे देंगे। तो एक तरीके से बिजनेस भी हो रहा है, रिलेशनशिप भी मेंटेन हो रहा है, एंड ऐसे बहुत सारी चीजें जो हो रही है। ठीक है, तो कहीं पे भी यानी कि जो थोड़े से अंडर डेवलप या फिर बोल सकते हैं डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं, वो डेवलप्ड कंट्री या फिर जो एकदम डेवलप हो चुके हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होते हैं, ताकि इनके बीच में रिलेशन एंड बाकी जो ट्रेड वेलफेयर्स वगैरह जो है वो सब होता रहे। इन शॉर्ट वी हैव टू इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। हम तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस को हमारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ सकती है यार, तो तभी तो रिलेशनशिप बनता है ना। तभी तो एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में जाता है दूसरे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, उसके वाले हमारे देश में आते क्यों आते हैं? शौक है क्या आने का? ऐसे रिलेशनशिप बनाने के लिए। तभी तो हम लोग इंटरडिपेंडेंस जो है वो दोनों तरफ से निभा पाएंगे, और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है मेंटेन रहेंगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यही जो इंटरनेशनल लेवल की जो मैं बात कर रहा था, वो हमारे इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेन पॉलिसी। यानी हमारे इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं जिसको फॉरेन पॉलिसीज कहा जाता है। तो वो क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। यानी कि हमारा दूसरे के कंट्री के साथ कैसा इंटरनेशनल रिलेशंस है पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं, अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब चीज बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है। देखो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है, अगर आप इमेजिन करोगे तो ज्यादा कुछ इसमें टफनेस नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है, और कितना आप ग्रास्प कर पाओगे ये चीजों को वो वाली बात है। ठीक है ना? तो चलो मैं क्या बता रहा था, अभी अगला जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम क्या है दोस्तों? ये है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? अभी क्लियर दिख रहा होगा, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है ना? ये हो गया हमारा हेडिंग। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है अकॉर्डिंग टू फॉरेन पॉलिसी वो कैसा है। ठीक है, तो हर नेशन के पास अपना अपना, हर एक कंट्री के पास एक अपना अपना क्या होता है? पॉलिसी होता है, क्योंकि हम भी अपना अपना रूल बनाएंगे, हर कंट्री अपना रूल बनाएगा। तो पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? पॉलिसी इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हर कंट्री अपने हिसाब से बनाती है। तो जितने भी चीजें हैं इंटरनल डीलिंग के हिसाब से, यानी कि अगर हम कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो हर एक का एक क्या होता है? इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से पॉलिसीज जो है वो बनाए जाते हैं। एंड इसी की वजह से जो नेशंस होते हैं अलग अलग, वो हमारे और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन पाता है, एक व्यापार जो है वो हो पाता है। ठीक है ना? तो यही जो पॉलिसी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था इसका। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो इसके ऊपर ना एक कंप्लीट चैप्टर बनाया हुआ है। यानी कि आप जो ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ रहे हो ना 9th स्टैंडर्ड में, तो इसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी क्या होता है एग्जैक्टली, ये तो आपने 2 लाइन का डेफिनेशन पढ़ा कि हम कैसे इंटरनल डीलिंग्स से दूसरे कंट्रीज के साथ करना है, तो उसको फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को। लेकिन इसके बारे में कंप्लीट एक चैप्टर ऑलरेडी बना हुआ है जो कि आप लोग पढ़ोगे आने वाले दिनों में। ठीक है ना? तो वो अलग से हम पढ़ा देंगे क्योंकि वो चैप्टर ही अलग है। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका फॉरेन पॉलिसी के बारे में। लेकिन और भी अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें टॉपिक के हिसाब से, तो और क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी के थ्रू होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड के हिसाब से बात करें कि जो वर्ल्ड है हमारा, पूरी दुनिया जो है जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं, ये अलग अलग इवेंट्स और अलग अलग डेवलपमेंट्स के हिसाब से चेंजेस हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो एक जमाना, आप 50 साल पहले जाओ तो एक जमाना था कि वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे मॉडर्न हथियार, बहुत सारे मॉडर्न चीजें नहीं हुआ करती थी, पॉलिटिकल सिस्टम उतना डेवलप नहीं था। लेकिन आज के डेट में आप देखो यार, इतनी टेक्नोलॉजी और इतने चेंजेस आ गए ना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि यार हम दोस्तों, पहली बात तो अपना जो पार्लियामेंट्री सेशन होता है वो थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है, एंड दूसरा जो डीलिंग्स होती है वो अलग लेवल पे होता है। हम दूसरे देश से भारी भारी टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीद के लाते हैं, और लाइक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाते हैं। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें, सिर्फ मैं डिफेंस के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, चाहे वो हमारा एडुकेशन के बारे में हो, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में हो, वुमेन वेलफेयर के बारे में। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोग इस चीज में कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा।
एंड इसीलिए हमें अपना हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी कंपेयर करके दिखाया कि 50 साल पहले चले जाओ कुछ नहीं था और आज देखो बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए हमें कभी भी कंपेयर करने के लिए और बैकग्राउंड जानने के लिए हमेशा हमको बैकग्राउंड जानने के लिए कहां जाना होता है, हमारे हिस्ट्री में जरूर से जाना होता है कि हमें एक चीज समझना होता है कि एक जमाने में कुछ चीज हुआ करती थी और आज के जमाने में क्या चीज हुआ करती है। तो ये जो चेंजेस है वो हमें बताता है और इसीलिए हमारा जो वर्ल्ड है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री हमें क्या बताता है कि जो चीज हो चुका है उससे सीख के हम कैसे नया चीज लाएं। तो ये हिस्ट्री पढ़ने का मकसद होता है और बैकग्राउंड पढ़ने का मकसद होता है और इसके हिसाब से हमने बहुत सारी नई नई चीजें लाई, न्यू करंट्स आ गए, बहुत सारे थॉट्स एमर्ज हो गए। तो ये सब चीज क्या हुआ था, थोड़ा सा और डीप में घुसेंगे और थोड़ा सा और जानकारी लेंगे थ्रू द हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब मैं किस हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर रहा था, चैप्टर के नाम में ही उस हिस्टोरिकल इवेंट्स का नाम छुपा हुआ है, यानी कि चैप्टर का नाम ही है पोस्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि अब अगर हिस्ट्री में हम पहुंच ही गए हैं, बैकग्राउंड में पहुंच ही गए हैं, तो चलो एकदम खोद के निकाल ही देते हैं डीप में कि यार ये जो वर्ल्ड वॉर था वो क्या था और कैसे हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपने बहुत जरूरी से मतलब बहुत बार सुना ही होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर लड़े गए हैं आज तक, जिसमें पूरी दुनिया के देश ने पार्टिसिपेट किया था ऑलमोस्ट, और लड़ाइयां लड़ी गई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो कंट्री के बीच में हो रहा है, दो कंट्रीज में तो बहुत बार हुआ है। ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लेवल पे सिर्फ दो बार लड़ी गई है। एक होता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, कभी हुआ था, कौन कौन से नेशंस थे इसमें एंड क्या परिणाम हुआ, ये सब पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जब अगला लेक्चर आऊंगा लेके, लेक्चर नंबर 2 जब लेके आऊंगा, उसमें हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं पहले वर्ल्ड वॉर की। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों वर्ल्ड के अंदर, जो कि था 1914 से लेकर 1918 तक लड़ाई लड़ी गई थी। यानी कि 1918 से लेके 1914 से लेके 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, 1914 से लेके 1918 तक ये जो लड़ाई है लड़ी गई थी। तो आप एक बार काउंटिंग करोगे तो 14 से अगर शुरुआत हो रहा है तो 14, 15, 16, 17, 18, लगभग 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल तक लगातार दोस्तों लड़ाइयां लड़ी गई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो इमेजिन कर सकते हो कितना खतरनाक सिचुएशन वो जमाने के लोगों ने फेस किया होगा। अगर आप मतलब कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स तो नहीं, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, तो वो टाइम पे जो लोग हुआ करते होंगे, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि क्या उनको आपने मतलब उन्होंने आपको क्या कुछ कहानी सुनाई है क्या, क्योंकि बहुत सारे के पेरेंट्स ऐसे थे जो वो टाइम पे किसी आर्मी में थे या फिर किसी मिलिट्री एक्शंस में थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है कहानियां सुना सकते हैं आपको। ठीक है ना, वो टाइम पे तो ब्रिटिश का राज था, लेकिन कोई कोई थे ना कि जो ब्रिटिश के अंडर में भी काम करते थे एज ए गवर्नमेंट, एज ए मिलिट्री, एज ए आर्मी, तो वो आपको बता सकते हैं ज्यादा डीप में। लेकिन जो इंफॉर्मेशन यहाँ है वो हमको बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी कि वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में शामिल हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे और यूरोप जो था सबसे ज्यादा इफेक्ट और सबसे ज्यादा जो मतलब लड़ाई जो हुई थी वो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हुई थी, क्योंकि यूरोप जो था मेन सेंटर हुआ करता था उस दौरान में। जो मेन पावर था वो यूरोपियन कंट्रीज ही थी, जो हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था वहां पे। एंड इसका जो लाइक इवेंट जो हो रहा था वो एक ग्लोबल लेवल पे हो रहा था, यानी कि पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर नजर बना के रखी थी कि कौन से देश का क्या एक्शन होने वाला है। तो ये सभी चीज जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एज ए ग्लोबल लेवल पे देख रही थी। और ये जो है इसके वजह से, यानी कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना दोस्तों, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से इतना ट्रिमेंडस लॉस हुआ ना। किसका लॉस होगा, ऑब्वियसली हर एक देश का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। क्या हो गया, ट्रिमेंडस, बहुत ही भयंकर ट्रिमेंडस लॉस हुआ। लोगों की मृत्यु हुई, जाने गई, प्रॉपर्टीज गई, इकोनॉमिक कंडीशन का तो ऐसा बुरा हाल हुआ कि आप बोलोगे क्या, मतलब जो देश अच्छे थे ना वो एकदम गरीब पड़ गए। ठीक है, क्यों गरीब पड़ गए, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, लड़ाई लड़ी गई थी, तो लोग क्या खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे, गोला बारूद खरीदेंगे, बहुत सारी चीज खरीदेंगे, आर्मी के ऊपर, मिलिट्रीज के ऊपर पैसा खर्चा करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनका दिवाला निकल गया था, यानी कि पूरा का पूरा वो बर्बाद हो चुके थे इन लड़ाइयों को लड़ने के चक्कर में। ठीक है, तो नॉर्मली बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी थे जिन्होंने ये लड़ाई को लड़ी नहीं, क्योंकि वो कैपेबल भी नहीं थी और उनको लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, बहुत नुकसान भी हुआ था। तो ये आप बोल सकते हो। और इकोनॉमिक जो था ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। और कुछ कुछ कंट्रीज तो ऐसी थी जो पूरी जो है वो कोलैप्स कर गई थी, यानी कि पूरी की पूरी एकदम हार मान चुकी थी। ठीक है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। तो कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व थी, अगर मैं नजर डालूं तो दो टाइप के पावर्स होते थे। जैसे कि आपको पता है कि एकदम पुराने जमाना जब राजा महाराजा का हुआ करता था तो उसमें पावर्स अलग होते थे, डायनेस्टी वाले, यानी कि आपको बोलते हैं ना रूलर किंग हुआ करते थे, फिर सल्तनत होते थे, फिर मुगल्स पावर होते थे। वैसे यहां पे दो टाइप के पावर हुआ करते थे। एक पावर होता है एलाइड पावर,
ठीक है, एक पावर होता है एलाइड पावर जिसमें कुछ कंट्रीज मिलके काम करती है, ठीक है ना, मिलके काम करती है, मिलके लड़ाइयां लड़ती है। एक होता है एलाइड पावर और दूसरी जो कंट्री है वो है सेंट्रल पावर, यानी कि मेन पावर जो है वो उनके पास ही है, तो सेंट्रल पावर। तो ऐसे दो टाइप के पावरफुल कंट्रीज होते थे। अब तो अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती थी? ब्रिटेन आ जाती थी, ठीक है ना, ब्रिटेन हो गया, ये मिलके लड़ते थे। फ्रांस हो गए, ठीक है ना, ये फ्रांस हो गया। रशिया, इटली, अमेरिका, ठीक है ना, रशिया, इटली और अमेरिका, ये कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो एलाइड पावर में थे उस दौरान में, यानी कि मिलके एक तरीके से ग्रुप बना के लड़ाइयां करते थे। एंड जो सेंट्रल पावर्स में थे, ठीक है, वो था जर्मनी। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए मैं लिखा के भी दे रहा हूं और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जर्मनी हो गया, हंगरी, बुल्गारिया, ठीक है ना, हंगेरी, ठीक है ना, हंगरी एक कंट्री है, फिर बल्गेरिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आपको देखने मिलेंगे। तो बल्गेरिया है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं और टर्की, ठीक है ना, टर्की भी नाम है एक कंट्री का, आपको पता ही है, तुर्की बोलते हैं हिंदी में, टर्की, ठीक है ना, टर्की हो गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया। तो ये कुछ कंट्रीज है दोस्तों जो अलाइड पावर में थे, सेंट्रल पावर में थे और उस जो वर्ल्ड वॉर था उसमें वो शामिल हुए थे, ठीक है। तो जब भी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब समाप्ति हुई, जब ये एंड हुआ, तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। अगर नॉर्मली अगर बात करूं तो यार वर्ल्ड वॉर जो था वो लगभग कितने साल लड़ाई गई थी? 5 साल लगभग जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। लेकिन जब एंड हुआ तो जब नेशंस ने देखा एक दूसरे की तरफ तो उनको रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहा है। यानी कि जो 5 साल हमने जो लड़ाई की है, जिसमें जितने भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, ये जब हमने देखा और उन्होंने जो समझदार जो लोग होते हैं, यानी कि जो टॉप लेवल पे जो होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं ना हम लोग, जैसे कि कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे बड़े लेवल पे, वैसे हर एक कंट्रीज में जो बड़े लेवल पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं या फिर आप आर्मी के जो हेड पोजीशन में होते हैं, इन्होंने जब देखा और नजर डाला तो उनको एक चीज रियलाइज हुआ कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी। क्योंकि यार हम कभी नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ना कोई घुटने नहीं टेकेगा तो करना पड़ता है, ठीक है ना, इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो लड़ाई जो थी इसके वजह से ना हर एक कंट्रीज का बुरा हाल हो गया, इकोनॉमिक लॉस हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण था, एंड बहुत सारी ऐसी चीज बोला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला कि यार ये वर्ल्ड वॉर, यानी कि ऐसी विश्व युद्ध पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो लड़ाई है वो आज के बाद कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसा किसकी तरफ से बोला गया? यानी कि जो सेंट्रल पावर्स के जो लोग थे, यानी कि जो भी मेंबर्स थे वहां पे जो वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, उन्होंने ये चीज मेंशन किया। एंड ये धीरे धीरे करके मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर था ये तो 1918 में 1918 में ये चीज की समाप्ति हो गई, खत्म हो गया, ठीक है ना। बाद में अलग अलग लीग ऑफ नेशंस जो होते हैं, यानी कि कुछ यूनियंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे एस्टैब्लिश करने लगे। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो एस्टैब्लिश हो गया, जिसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आज बहुत सारे इंटरनेशनल यूनियंस हैं जो मिलके एक डिसीजन लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज के पीएम, अलग अलग कंट्रीज के कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह शामिल होते हैं। तो सेम इसी प्रकार वो टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि हम जो दो एक दूसरे के नेशंस के हिसाब से एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या फरमाइश है वगैरह हम देखेंगे यहाँ पे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से वो चीज़ बनाई गई थी ताकि कभी भी अगर कुछ ऐसा मतभेद होगा या फिर कभी भी ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो हम बातों से उसको सॉल्व कर पाओगे, ना कि एक्चुअल में उतर के मैदान में इस प्रकार का लड़ाई करें। क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि यार ये लड़ाई फिर से हम लोग जिंदगी में ऐसा होने नहीं देंगे। तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया एंड ये बोला गया कि जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी आपसी मतभेद होगा, उसको हम मिलके और बातों से सॉल्व करेंगे, ना कि खुद लड़ाई लड़के, नहीं तो बहुत ज्यादा आगे नुकसान हो सकता है हर देश का। तो ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ यहाँ पे तो बहुत सारे चेंजेस होने लगे, यूरोप में होने लगे, एशिया में होने लगे, एंड बहुत सारे कंट्रीज जो आउटसाइड एशिया थे, आउटसाइड यूरोप थे, उसमें बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस जो है आने लगे। और जैसे कि यूरोप जो था वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी करने लगा, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे जो ऐसे नेशंस थे वो बर्बाद भी हो चुके थे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन की वाट लग गई थी, यहाँ पे पूरा का पूरा बेकार हो गया था ना इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट भी आ गया था, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है वहां पे कॉन्टिनेंट्स में बनाना शुरू की थी, जैसे कि अफ्रीका और एशिया में, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट्स था वो होने लगा इंडिपेंडेंस के लिए, ये कॉलोनीज के अंदर देखा जाए तो वो लोग को आजादी के लिए ये चीज होने लगा। और ये जो मूवमेंट था ना, ये यूरोपियन नेशंस का जो पूरा का पूरा एक तरीके से ना चेंजेस उसमें लेके आया, पूरा का पूरा चेंजेस लेके आया। और लीग ऑफ नेशन जब एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो ये इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि यार पूरे वर्ल्ड लेवल पे शांति का माहौल हो, पीस हो जाए, हम बोलते हैं ना पीस, तो पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए ये लीग ऑफ नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया था यहां पे। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। बट आपको एक चीज पता होगा दोस्तों कि
1918 में एक जब लड़ाई हुई जिसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, तो क्या यहां पे पूरी वर्ल्ड की जो लड़ाई है वो खत्म हो गई थी क्या? नहीं। एक और यहां पे आता है कि हमारा जो है ना 1918 के बाद लगभग अगर हम बात करें 1939 में एक और वॉर की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि जो लीग ऑफ नेशन ये वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जब बनाया गया था, उसके बाद जब बनाया गया था, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाया क्या? नहीं, नहीं हो पाया ना, तभी तो सेकेंड लड़ाई लड़ी गई ना। अगर लीग ऑफ नेशन जो पीस को कायम करना था, उनको शांति कायम करना था पूरे वर्ल्ड में, वो सक्सेसफुल होता तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी ही नहीं जाती। लेकिन वो चीज अपने जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया था उनकी तरफ से, लीग ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं, वो अनसक्सेसफुल रहा। यानी कि वो जो है पीस मेंटेन नहीं कर पाया। एंड बहुत सारे ऐसी कंट्रीज जो थे, जर्मनी, इटली, स्पेन, जो अदर कंट्रीज जो थे, इन्होंने वापस से फिर आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया और इसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो भी शुरू हो गया। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी कंट्रीज थी शामिल थी, वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि सेकंड लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड लेक्चर में सेकंड वर्ल्ड वॉर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। पहला ही वीडियो था, पहला ही लेक्चर था इस चैप्टर का, तो बहुत सारी चीजें हमने बताई, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया, किसका, इंटरडिपेंडेंस का, इंटरनेशनल रिलेशन का, बैकग्राउंड क्या है बता दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है दोस्तों वो होता है समाप्त। जल्द मिलेंगे आपके सामने और भी ऐसे ही लेक्चर वीडियोस में, तो आप बस कंटिन्यूस बने रहो हमारे साथ और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो यार। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।